जो हिस्सा सबसे ज्यादा तबाह हुआ उसका मलबा जमीन पर आ गिरा। बताया गया कि इसी मलबे में दबकर 7 लोगों की मौत हो गई। हालांकि हमले के कुछ ही देर बाद वहां फंसे बाकी लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव दल के लोग जुट गए। रूस ने एक बार फिर परमाणु बम से हमले की धमकी दे दी। इस बार बयान रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से आया, जिन्होंने जिक्र तो यूक्रेन की जंग का किया, लेकिन धमकी नेटो को दे दी और साफ कहा कि अगर देश के वजूद को खतरा हुआ तो परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा। यह भी साफ कह दिया कि यूक्रेन से जंग में अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि परमाणु बम की जरूरत पड़े, लेकिन सवाल ये उठने लगा कि आखिर उन्हें यह बताने की जरूरत क्यों पड़ी, खासतौर पर तब जब 3 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने परमाणु बम पर पुतिन को अल्टीमेटम दिया था। बाइडेन ने कहा था कि यूक्रेन में अगर परमाणु बम का इस्तेमाल रूस की तरफ से हुआ तो जवाब नेटो की तरफ से दिया जाएगा। यूक्रेन की जंग में शहर के शहर तबाह हो चुके हैं, खूबसूरत इमारतें पहले ही खंडहर में बदल चुकी हैं। साफ है कि अगर परमाणु बम के इस्तेमाल की नौबत आई तो तबाही बहुत बड़े पैमाने पर होगी। इसी तबाही से बचने के लिए खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी तैयारी शुरू कर दी। खबर है कि उनके लिए खास परमाणु बंकर तैयार किया गया है। पुतिन के बंकर से जुड़ा यह दावा एक खोजी पत्रकार ने किया, जिसमें बताया गया कि पुतिन और उनके खास लोगों के लिए रूस की उराल पहाड़ियों में एक बंकर बनाया गया है और यूक्रेन के साथ जंग में अगर पुतिन परमाणु बम का बटन दबाते हैं तो वो उस वक्त इसी तरह के एक बंकर में होंगे। परमाणु हमले से दुनिया भर में भयंकर तबाही मचेगी, कई नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन पुतिन ने खुद को और अपने खास लोगों को बचाने की पूरी तैयारी कर ली है। बताया गया कि तमाम सुविधाओं से लैस इस बंकर पर परमाणु बम के हमले का असर नहीं होगा। पुतिन की सीक्रेट मीटिंग के लिए भी यहां अलग से हॉल तैयार किया गया है, जहां उनके सबसे भरोसेमंद अफसरों और सलाहकारों को ही जाने की इजाजत होगी, जो परमाणु बम छोड़े जाने के हालात में पुतिन के साथ बंकर में रहकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। हालांकि इस दावे के बाद कई सवाल खड़े हो गए, और वो ये कि क्या यूक्रेन के साथ युद्ध में पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाले हैं। यूक्रेन के साथ जंग को 34 दिन हो गए, लेकिन 1-2 शहरों को छोड़कर रूस की सेना को वहां ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पुतिन जंग जीतने के लिए परमाणु हमले जैसा कदम भी उठा सकते हैं। इस दावे में इसलिए भी दम दिखता है क्योंकि पुतिन कई बार ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर नेटो इस जंग में कूदा तो वो परमाणु हमला करने से भी नहीं चूकेंगे। हालांकि नेटो देश रूस के साथ युद्ध में सीधे नहीं कूदे, लेकिन वो यूक्रेन को पूरी मदद जरूर दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई रूस के सैन्य वाहन पर हमला हुआ है। रूस का सैन्य वाहन तबाह हो चुका है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। रूस के सैन्य वाहन पर हमला होता है और रूस का सैन्य वाहन तबाह हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग का गोला बन चुका है। रूस के सैन्य वाहन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और ये एक इलाके से ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आ रही है, बल्कि यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। खबर है कि तुर्की में बैठक के बाद पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। यह दावा यूक्रेन की ओर से किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच 28 फरवरी, 1 मार्च और 7 मार्च को भी बात हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन खबर है कि चौथे दौर की बैठक के बाद दोनों देशों के बीच की दुश्मनी की बर्फ थोड़ी पिघली। इससे पहले दोनों देशों के प्रतिनिधि तुर्की पहुंचे। रूस का प्रतिनिधिमंडल विमान से इस्तांबुल पहुंचा और बातचीत के लिए रवाना हुआ। थोड़ी ही देर बाद यूक्रेन के प्रतिनिधि भी वहां पहुंचे और बातचीत के लिए रवाना हुए। जंग के बीच हुई बैठक के बाद यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग हो सकती है। यही नहीं, मीटिंग से पहले रूस ने सैन्य गतिविधियां कम करने का ऐलान कर सबको चौंका दिया, जिसके मायने ये निकाले गए कि रूस अपना रुख थोड़ा नर्म कर रहा है। और बैठक के बाद आई खबरों से भी ये संकेत मिले कि रूस के तेवर नर्म पड़े हैं। कहा जा रहा है कि युद्ध विराम के ड्राफ्ट में रूस की 3 बड़ी मांगों का जिक्र ही नहीं है, जिसके बाद अटकलें लगी कि रूस शायद अपनी कुछ मांगों से पीछे हटने पर सहमत हो गया है। कहा जा रहा है कि जिन 3 बड़ी मांगों से रूस पीछे हटने को माना, उनमें एक ये है कि यूक्रेन में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, यानी जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बने रहेंगे। वहीं खबर है कि रूस यूक्रेन में उसकी सेना का अस्तित्व बनाए रखने पर भी सहमत हो गया है। इसके अलावा यह भी खबर है कि ड्राफ्ट में यूक्रेन में रूस की भाषा को कानूनी सुरक्षा देने का कोई जिक्र नहीं है। कहा जा रहा है कि बैठक में यह भी तय हुआ कि जो बातचीत होगी उसके गारंटर देश अमेरिका, फ्रांस, तुर्की और जर्मनी जैसे देश हो सकते हैं। इस बीच बैठक के बाद शांति की ओर बढ़ने का संकेत देने वाली कुछ तस्वीरें भी सामने आई। रूस ने कहा था कि वो कुछ इलाकों से सैन्य गतिविधियां कम करेगा, जिनमें कीव और चर्निव जैसे इलाके शामिल हैं। इस ऐलान के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आईं जिनमें रूस की सेना यूक्रेन की सीमा से बेलारूस की ओर जाती दिखी। इन तस्वीरों में रूस की सेना के जवान टैंकों पर चढ़कर आगे बढ़ते दिखे।
माना जा रहा है कि ऐसा उन्होंने रूस के उस ऐलान के बाद किया जिसमें उसने कहा कि वो कुछ जगहों पर सेना की मूवमेंट घटाएगा। यूक्रेन में मचे घमासान के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। पुतिन की नई साजिश यह होगी कि अमेरिका के लिए एक भी एयरक्राफ्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा, चाहे कोई हेलीकॉप्टर बनाना हो, फाइटर जेट बनाना हो या फिर कोई प्लेन। और अमेरिका की कंपनियों के सभी प्रोजेक्ट धरे के धरे रह जाएंगे, जिसकी बड़ी वजह बन सकता है टाइटेनियम। टाइटेनियम अमेरिका के लिए वो दुखती रग साबित हो सकता है जिसके बिना उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। टाइटेनियम की सप्लाई को अमेरिका पहुंचने से अगर पुतिन ने रोक दिया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अमेरिका की कंपनियों को टाइटेनियम की सप्लाई करने वाली कुछ कंपनियां पहले भी इसका जिक्र कर चुकी हैं। दावा है कि विमानों को केवल बनाने के लिए ही नहीं बल्कि उनके रख रखाव के लिए भी टाइटेनियम की जरूरत पड़ती है। मतलब टाइटेनियम नहीं मिला तो प्लेन नहीं बनेंगे और बने हुए विमानों का हवा में उड़ना भी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर पुतिन की चाल कामयाब हुई तो अमेरिका की बंद मुट्ठी से भी प्लेन गायब हो सकते हैं, क्योंकि कच्चे तेल की ही तरह टाइटेनियम का भी रूस में एक बड़ा भंडार है। टाइटेनियम एक धातु है जो प्राकृतिक तौर पर जमीन के अंदर मिलती है, जैसे सोना या हीरा, ऐसे ही टाइटेनियम भी। लेकिन टाइटेनियम की खासियत यह है कि यह हल्का होता है, तापमान को नियंत्रित रखता है और काफी मजबूत भी होता है। इसलिए इसका इस्तेमाल किसी भी तरह के प्लेन बनाने में खास तौर पर किया जाता है। कई बार टाइटेनियम का विकल्प खोजने की कोशिश हुई है, अलग अलग धातुओं को इस्तेमाल करके देखा गया है, लेकिन अब तक टाइटेनियम का कोई विकल्प नहीं मिला। सबसे ज्यादा टाइटेनियम का उत्पादन चीन में होता है। पिछले साल दुनिया भर में पैदा हुए कुल टाइटेनियम का 57% हिस्सा चीन का था, जबकि पिछले साल हुए टाइटेनियम के कुल उत्पादन में 13% हिस्सा रूस का रहा। अगर रूस और चीन दोनों का कुल हिस्सा जोड़ दिया जाए तो कुल 70% हिस्सा इन दोनों मुल्कों का है। मतलब यह कि अगर रूस और चीन दोनों मिलकर टाइटेनियम के भंडार को अमेरिका जाने से रोकने की कोशिश कर लें तो अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। यूक्रेन ने राजधानी कीव के पास बसे इरपिन शहर को रूस के कब्जे से आजाद कराने का दावा किया, जिसका ऐलान करने के लिए खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सामने आए। और उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना को इरपिन से पूरी तरह खदेड़ दिया। यही नहीं, उन्होंने कीव के भी कई इलाकों में रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिए जाने का दावा किया। повертають контроль над українською територією. हालांकि ज़ेलेंस्की ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि कीव के कई इलाकों में रूसी सेना मजबूत पकड़ बना चुकी है। В цій частині нашої області бойові дії тривають. वहीं इरपिन के मेयर ने भी शहर के आजाद होने की पुष्टि की, लेकिन रूस के हवाई हमलों की आशंका को देखते हुए उन्होंने लोगों से फिलहाल वहां नहीं लौटने की अपील की। वहीं यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि उसने त्रोस्तियानत्स कस्बे को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है। यह कस्बा यूक्रेन के सूमे शहर का हिस्सा है, जिस पर जंग छिड़ने के बाद रूस ने कब्जा जमाने का दावा किया था। लेकिन अब यूक्रेन का कहना है कि उसने हमले में बुरी तरह तबाह हो चुके इस कस्बे को रूस से फिर छीन लिया है और वहां अब रूसी सैनिकों का नामो निशान नहीं बचा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें त्रोत्सियानेत्स कस्बे में दहशत के बीच जी रहे लोगों ने यूक्रेन के फौजियों का हाथ हिलाकर स्वागत किया। дай Бог, і вроді стає краще. Ми ось прибули Роменський. रूसी कब्जे के दौरान कस्बे में भारी तबाही मची। हालांकि